नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के समय मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। हाल ही में गांव कलिंगा के नवीन हत्याकांड मामले में पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। तीनों आरोपी गांव कलिंगा के ही रहने वाले हैं। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयोग हुए लाठी, डंडे व नुकीले हथियार भी बरामद कर लिए हैं। बताया जाता है कि तीनों आरोपी व नवीन साथ में कावड़ लेने गए थे। इस दौरान उनमें आपसी झगड़ा हो गया और इसी आपसी रंजिश के चलते तीनों आरोपियों ने मिलकर लाठी डंडों और बर्फ तोड़ने वाले सुए से गोदकर नवीन की हत्या कर दी। इस मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था, जिस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। भाई एक नवीन नाम का आदमी ब्रोडेड आया है और उसके पिता प्रहलाद के बयान पर 302 का मुकदमा दर्ज करा गया, जिसमें 3 आरोपी थे, रवि, मोनू और विपिन, जिसको तीनों को मुकदमा दर्ज करने के बाद तुरंत प्रभाव से कल 18 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया और उनसे जो घटना के समय प्रयोग किए गए डंडे जो हथियार थे वो बरामद कर। ये दो मरने वाला और ये इन कावड़ लेने के लिए वहाँ हरिद्वार गए थे, वहाँ पर इनका किसी बात पर तनाजा हुआ था। इसी रंजिश के कारण इन तीनों ने मिलकर इसका हत्या की। इनसे तीनों से डंडे बरामद हुए हैं जो भी घटना के समय प्रयोग किए गए और इनका मेन तो मकसद वही था, जो हरिद्वार गए थे वहाँ पर इनका तनाजा हुआ था, आपस में रंजिश झगड़ा हो गया, उसी रंजिश के कारण। भिवानी परिवार मैत्री संघ दिल्ली के सौजन्य से बुधवार को तीसरा विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर स्थानीय दादरी गेट स्थित श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में लगाया गया। मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन ने बताया कि यह कैंप हर माह के तीसरे बुधवार को गुरुग्राम के इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की टीम के सहयोग से लगाया जाता है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन ने कहा कि अब कैंप की सफलता व मरीजों को मिलने वाले लाभ को देखते हुए अब हर माह के तीसरे बुधवार को गुरुग्राम के इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की टीम द्वारा नेत्र जांच कैंप श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में लगाया जाएगा। उन्होंने लाभार्थी मरीजों से अपील की कि वे भिवानी परिवार मैत्री संघ का सहयोग करें और कम से कम 5 अन्य जरूरतमंद लोगों को कैंप में अवश्य भेजें। बुधवार को 300 से अधिक लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन दिए गए। कैंप का सारा प्रबंध भिवानी के गुप्ता पेट्रोल पंप परिवार द्वारा किया गया। पिछले कैंप का लाभ लेने वाले व नेत्र जांच के लिए आए केहरपुरा के राजेंद्र शर्मा, तुलसीराम, भागीरथ शर्मा ने बताया कि पिछले कैंप के लिए सफलता हेतु वे भिवानी परिवार मैत्री संघ को बधाई देते हैं। सभी मरीजों को भिवानी से भोजन करवाकर गुरुग्राम के अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर पूरी तरह से खाने पीने, ठहरने व ऑपरेशन का खर्चा निःशुल्क था। सभी मरीजों को 15 दिन की दवाइयां भी दी गई थी। उन्होंने भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन से अपील की कि यह कैंप मरीजों के लाभ हेतु लगातार लगाए जाने चाहिए। भिवानी परिवार मैत्री संघ दिल्ली में भिवानी वालों का एक संगठन है, जिसमें 1500 परिवार जुड़े हुए हैं और भिवानी जिले की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भिवानी किसी ज़माने में आँखों की सर्जरी के लिए दुनिया में जाना जाया करता था। सीतापुर और भिवानी की पहचान थी आँखों की सर्जरी के लिए। अब दोबारा से हमने विचार किया उस शहर में जो आँखों की सर्जरी हुआ करती थी उसको दोबारा से शुरू करना चाहिए, तो हमने फ्री कैंप लगाने शुरू किए कैटरेक्ट के लिए, मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए। तो ये तीसरा कैंप है। एक कैंप पहला दिल्ली में किया, दूसरा भिवानी में और आज तीसरा कैंप लगा रहे हैं, ये भी भिवानी में है। पिछले कैंप में 40 लोगों की सर्जरी कैटरेक्ट की हुई थी और आज भी 300 से ऊपर लोग आ चुके हैं। उम्मीद है आज भी 50 से ज़्यादा रोगियों की कैटरेक्ट सर्जरी के लिए हम इनको इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव यहाँ से लेकर जाएंगे, जहाँ इनका 1 दिन का स्टे है और वहाँ से इनकी सर्जरी करके वापसी भिवानी छोड़ दिया जाएगा। यहाँ से लेके जाना, वापसी छोड़ना, भोजन, आवास, सब व्यवस्थाएं निःशुल्क है इस कैंप के अंदर। और ये डिसाइड कर लिया है कि हर महीने के तीसरे बुधवार को, ये मैं सबको सूचना देना चाहता हूँ,
हर महीने के तीसरे बुधवार को श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर दादरी गेट पर यह कैंप आयोजित हर महीने हुआ करेगा। तो आपके ध्यान में कोई ऐसे रोगी आए तो उनको जरूर सूचित करें कि आप यहाँ आ सकते हैं। ऐसा आज यहाँ पर आंखें चेक करी, मतलब जिसकी आंखें बनेगी वो चलेगी। अब मेरे को बोले जी आपकी आंख बनेगी ये, मजे हम चलेंगे जी। तो यहाँ से जी पीछे तो खाना खिलाया पहले, फिर गाड़ी में लेकर गए जी। अपने भाड़े से ना कोई पैसा ले जी हमारे, ना कोई पर्ची लगी जी, कुछ भी। तो वहाँ गए, वहाँ पर जाते चाय पानी नाश्ता दिया जी। फिर हमारी आंखें रात को 10-11 3-4 मशीनों चेक की। हमसे कोई 30-35 आदमी थे जी पलाड़े कंपनी में। वो बहुत ही अच्छी आँख बनी है जी। सुबह नाश्ता भी दिया जी और शाम को खिचड़ी दलिया वगैरह दिए जी। उसका बाद जी 2 दिन वहाँ रखे जी हम। तीसरे दिन गाड़ी में हमने यहीं छोड़ दिए जी। उसका बाद 15 दिन पीछे फिर यहाँ आए जी, हमारी आंखें चेक करी जी। हमारी आंखें भगवान की ज़्यादा बहुत बढ़िया है। आज फिर आए जो चश्मा वगैरह दोगे जी। ये भिवानी प्रणामी मंदिर के अंदर 7 तारीख को, पिछली 7 तारीख को कैंप लगा था। इसमें निःशुल्क कैंप था, इसमें किसी प्रकार का भी पैसा नहीं लगा। और भिवानी से जिसकी आंखें बननी थी उन लोगों को इकट्ठा करके भिवानी से फ्री में ही अपनी बस के अंदर वो गुड़गांव लेके गए, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पर पूरी तरह से सभी प्रकार के अच्छे इंतजाम थे, खाने पीने का भी इंतजाम बढ़िया था, ठहरने का प्रोग्राम भी बढ़िया था। और वहाँ ले जाकर हमें सब अच्छे प्रकार से बिठाकर उन्होंने हमारी अच्छी प्रकार से यहाँ के सभी प्रकार से कई बार आँखें चेक की और बहुत ही बढ़िया 8 तारीख को हमारी आँखें बना दी। 9 तारीख को वहाँ स्टे करवा के खाना पीने का उनकी का प्रबंध था। और 9 तारीख को भिवानी 11:30-12 बजे हमें प्रणामी मंदिर के अंदर छोड़कर फारिग हो गई। भिवानी के महम रोड स्थित स्मार्ट न्यूट्रिशन सेंटर पर सीएम फ्लाइंग औषधि नियंत्रक एवं फूड सेफ्टी नियंत्रक ने संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्यवाही की। रेड के दौरान यहां कुछ एलोपैथी दवाइयां भी मिली जिन्हें बिना लाइसेंस के बेचना गैर कानूनी है। रेड के बाद टीम ने यहां से कुछ सैंपल्स भी एकत्रित किए। औषधि नियंत्रक अधिकारी मनदीप मान ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ एलोपैथी दवाएं बेची जा रही हैं जो कि गैर कानूनी हैं। साथ ही बिना किसी स्टॉक के, बिना किसी बिल के ये दवाएं बेची जा रही थी। उन्होंने बताया कि और भी कई खामियां मिली हैं, दवाओं के सैंपल भी लिए गए हैं और कार्रवाई अभी जारी है। वहीं फूड सेक्रेटरी अधिकारी दीपक चौधरी ने बताया कि शिकायत के आधार पर रेड मारी गई है। उन्होंने बताया कि कुछ इस प्रकार की दवाएं बेची जा रही थी जो कि बिना किसी नियंत्रक के थी। उन्होंने बताया कि अभी कार्रवाई की जा रही है। आज ये सीएम फ्लाइंग स्क्वाड व खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने एक न्यूट्रिशन का ये स्टोर है, यहाँ पे जो है कुछ अनियमितताओं की हमें लगातार शिकायत मिल रही थी, तो आज इनकी जांच की गई है। व कुछ 3-4 सैंपल जो हैं वो सप्लीमेंट्स के जांच के लिए भेजे गए हैं कि किस गुणवत्ता के सप्लीमेंट्स हैं। व रिपोर्ट में अगर कोई भी कमी पेशी होगी तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी आगामी। ये इनकी गुणवत्ता के लिए हम निरंतर अब जांच अभियान चला रहे हैं। वह हमारी खिलाड़ियों को भी सलाह है कि वो मतलब इसको उचित जो डोज है उसी में लें, वह जरूरी होने पर ही लें। वह उचित मात्रा में जो शेड्यूल है उसी के हिसाब से अच्छी गुणवत्ता के न्यूट्रिशन लें। पिछले कुछ दिनों से ये स्मार्ट न्यूट्रिशन पॉइंट की हमें शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे निम्न गुणवत्ता के फूड सप्लीमेंट और कुछ एलोपैथिक दवाएं बेची जा रही हैं। तो उसी टिप ऑफ पे हमने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ आज खाद्य और औषधि प्रशासन के दोनों अधिकारी, हम फूड सेफ्टी ऑफिसर और जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी साथ आए और हमने यहाँ पे जांच की है। तो जांच के दौरान फूड सप्लीमेंट्स की, विभिन्न प्रकार के फूड सप्लीमेंट्स की सैंपलिंग की गई है और कुछ एलोपैथिक दवाएं भी हमें यहाँ मिली हैं जो कि हमने सैंपल की हैं, जिसका इनके पास कोई लाइसेंस नहीं मिला है और उनका खरीद बिक्री रिकॉर्ड भी हमने इनसे मांगा है, जो कि अभी ये नहीं दिखा पाए। क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? इसमें जो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो प्रावधान है उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। हमने अभी सैंपलिंग की है, सैंपल को लैब में भेजा जाएगा, उसमें उसकी गुणवत्ता की जांच होगी। गुणवत्ता की जांच की रिपोर्ट आने के पश्चात इन पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। जो भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा या जो भी आगामी कार्रवाई। भिवानी में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले माह में देखा जाए तो शहर में अनेक जगह चोरियां हुई। कहा जाए तो एक तरह से भिवानी में चोरों का आतंक कायम है।
इसी तरह से शिवाजी मार्ग विद्यानगर स्थित एक बंद मकान में चोरों ने देर रात उसे निशाना बनाया और लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने अपनी कार्यवाही आरंभ की। आपको बता दें कि मकान मालिक राजेंद्र परिवार समेत गुरुग्राम रहता है और सप्ताह 10 दिन में आना जाना होता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। इसी मकान के सामने वाले राजेंद्र के प्लॉट में किराएदार रहते हैं। उन्होंने इसकी सूचना परिवार को दी। परिवार ने मौके पर पहुंचकर चोरी की सूचना पुलिस को दी। मकान मालिक व उसके बेटे ने बताया कि जॉब के सिलसिले में परिवार बाहर रहता है। चोरी की सूचना पर आकर देखा तो ताले तोड़कर चोर 7-8 हज़ार रुपये नकदी व हज़ारों की चांदी के बर्तन और शादी में मिली हज़ारों की संख्या में जड़ित सारा सामान, लैपटॉप तथा अन्य सामान भी चोरी करके ले गए। पुलिस जांचकर्ता ने बताया कि चोरी की सूचना पर पुलिस मकान में पहुंची है तथा घटना में सीसीटीवी व अन्य तथ्यों के माध्यम से चोरों का सुराग लगाया जा रहा है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो रात को सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाया हुआ था। रात को 1:45 के आसपास चोरी हुई है। तो हमारे को सुबह पता लगा कि ऐसे ऐसे बाहर का लोग टूटा हुआ है। जो बाहर का लोग टूटा हुआ है तो हमने एक अपने सामने हमारा ही किराएदार है, वो देखती रहती है, तो उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया। फिर हमने अपने मोबाइल से ये चेक किया कि रात का बैक रिकॉर्डिंग, बैक चेक किया। बैक चेक करने के बाद में जितना भी जो बैक का था तो 1:45 के आसपास रिकॉर्डिंग में आई। उसके बाद में हम वहाँ से चल पड़े गुड़गांव से, और अभी आकर के चेक किया तो सारा सामान जैसे रसोई है, बेड है, ऊपर का चौबारा का जो भी बेड है या जितनी अलमारी है वो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो मोटा मोटा तो हमने आकर के सेम टाइम पीसीआर को इन्फॉर्म कर दिया, बता दिया। और जो हमारा जो सामान है तो कुछ जैसे शादी की जो माला हैं 11,000 की है, 21,000 की है, एक 5,000 की है, और कुछ 10 से 11 20,000 के आसपास ये है। कुछ चांदी के बर्तन थे जो शादी में आए थे, जैसे गडवा हुआ या कोई थाली हुई, और ये जो 5 बर्तन थे, चम्मच हुई, इस टाइप के थे। और एक बच्चों का कुछ छोटे पैसे थे, होगा उसमें 1,000 रुपये होंगे। कुछ ये था, कुछ कैश मनी था 7-8 हज़ार रुपये के आसपास, जो नॉर्मली यूज़ के लिए ऐसे ही ओपन रखा हुआ था अलमारी में। कुछ ये था, एक लैपटॉप था ऊपर चौबारा में, वो लड़का आता था तो उसको यूज़ करता था कभी-कभी, तो वो एडिशनल एक लैपटॉप रखा हुआ था। कुछ छोटी बच्ची के पाजेब थे, उसका छोटा-सा चांदी का कप था, एक छोटा-सा गिलास था, कुछ ये अमाउंट था। और अभी तक हमने पूरा ऐसा चेक नहीं किया है। फिर हमने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया है, कपड़ा वगैरह कितना है, अभी पूरा अरेंज करेंगे, उसके बाद में पता लगेगा कि ऐसा कोई और आइटम तो नहीं था। मेरा नाम असीम यादव है, मैं शिवाजी मार्ग विद्यानगर भिवानी का रहने वाला हूँ। कल एक्चुअली हम क्या है, हम गुड़गांव रहते हैं जॉब के चक्कर में, मेरा पूरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी, मेरे माता पिता और मेरी एक छोटी बच्ची। कल रात को हमारे घर में चोरी हुई है, ठीक है। तो उसकी सूचना हमें हमारे किराएदारों ने दी सुबह 5:30 के करीब। तो यहाँ पर सब कैमरा वगैरह सब लगे हुए हैं। तो हमने जब जांच पड़ताल थोड़ी बहुत की अपनी तरफ से, तो हमें पता लगा कि 1:30 बजे के करीब 3 चोर एक बाइक पर आए थे और उन्होंने घर का सामान सारा उथल-पुथल करके करीब 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब पूरी चोरी की है। जिसमें कुछ गहने, चांदी के बर्तन, कुछ सामान और थोड़ी बहुत तोड़-फोड़ की है। और इसके अलावा कुछ शादी की मालाएँ, एक 51,000 की और एक 21,000 की, और कुछ कैश जैसे बच्चों के गुल्लक वगैरह में 7-8 हज़ार का ये चोरी हुआ। तो मेरी प्रशासन से यही माँग होगी कि मेरी इस चोरी की जाँच पड़ताल की जाए और मेरा जितना भी सामान चोरी हुआ है उसे बरामद करके मुझे लौटाया जाए, यही रिक्वेस्ट होगी मेरी। ये हमें 112 पे सूचना मिली थी अभी, और हम 5 मिनट में इनके पास पहुंच गए और हम इसके जो भी है वो देख रहे हैं कितनी क्या चोरी हुई है, और जो कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं।
और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो ड्यूटी है पूरी मुस्तैदी से पुलिस अपना कार्य कर रही है। कितने लोग सर कैमरों में दिखाई दे रहे हैं? तीन लोग कैमरे में दिख रहे हैं, और बाइक है उसका नंबर क्लियर नहीं दिख रहा है, उसको हम देख रहे हैं। अभी कैमरे चेक कर रहे हैं इधर उधर के जो है, ताकि वो साफ दिखाई दें। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दाखिला देने व यूएमसी और रीवैल्यूएशन इत्यादि के परिणाम में अनियमितताओं के चलते प्रदर्शन किया गया। इंसो द्वारा किए गए इस प्रदर्शन में विद्यार्थियों की दिन प्रतिदिन बढ़ रही समस्याओं के समाधान की मांग की गई, ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में अच्छा वातावरण मिल सके। मांग पत्र के माध्यम से इंसो ने मांग की कि नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थी एक से अधिक कोर्स विश्वविद्यालय में कर सकते हैं, जबकि सीबीएलयू ने इनके विरोध में फैसला लेते हुए एक ही कोर्स विद्यार्थी द्वारा किए जाने की अनुमति दी है। यह फैसला वापस लिया जाए। यूजी छठे सेमेस्टर की यूएमसी संबंधित केसों की सुनवाई करवाए बिना रिजल्ट जारी किया गया, जबकि बार बार सीबीएलयू को इस बारे में अवगत करवाया गया था। इसके समाधान और विद्यार्थियों का समय बर्बाद करने पर कार्रवाई की जाए। रिवैल्यूएशन का परिणाम जारी किए बगैर उसी सेमेस्टर की रीअपियर की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जो कि विद्यार्थियों से रुपए ऐंठने की साजिश है। छठे सेमेस्टर में बहुत से छात्र छात्राएं अनुपस्थित दर्शाए गए हैं, जो कि हर बार की समस्या है। इसका स्थायी समाधान करवाया जाए। वेस्ट कॉलेज के बीबीए व 5वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों की ट्रेनिंग पूरी हुए 5 महीने बीत गए हैं, परंतु उनका वाइवा अभी तक नहीं हुआ है। इस मौके पर इंसो जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा से विद्यार्थी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि छठे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, लेकिन उसमें इतनी गलतियां हैं कि उनका सुधार होना नामुमकिन है। इसके बावजूद भी सीबीएलयू प्रशासन गहरी नींद सोया हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की कारगुजारियों पर नज़र डाले तो एक परीक्षा के दो शुल्क छात्रों से वसूले जा रहे हैं। अगर परीक्षा देने के लिए जारी किए गए रोल नंबर में विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा गलती करती है तो सुधार के नाम पर विद्यार्थियों से 200 रुपये वसूल किए जाते हैं। इस मौके पर इंसो मीडिया इंचार्ज अपूर्व यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने का दावा करने वाला सीबीएलयू विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक परेशानी का कारण बना हुआ है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। जो भी छात्र नेता विद्यार्थियों के हक की आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आज का प्रदर्शन जो यूनिवर्सिटी की खामियां लगातार एग्जाम ब्रांच के द्वारा जो खामियां की जा रही है उनको लेकर प्रदर्शन किया गया है। जैसे पीछे 6 सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया गया, उसमें आधे से ज़्यादा बच्चों को एब्सेंट शो कर रखा है या 0 नंबर के शो कर रखे हैं। इसके लिए हम पहले मिल भी चुके हैं, तो कोई हमें आश्वासन दिया गया, कोई काम उसके अमल में नहीं लेके आ गया, तो उसके लिए हम मिले हैं। एक जैसे रिवोल्यूशन का फॉर्म भरवाते हैं यूनिवर्सिटी वाले, उसका टाइम पीरियड आज तक यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं कर पाई कि आप कितने दिन में रिजल्ट दोगे। आप ये बताओ, कल से रिपेयर के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और रिवोल्यूशन का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया। जो बच्चा रिवोल्यूशन का रिजल्ट आने बाद पास हो गया और रिपेयर का एग्जाम भी दे दिया, उसकी 2 फीस लेना काम विश्वविद्यालय कर रहा है, रिवोल्यूशन की भी और रिपेयर की भी। एक जैसे आप ये बताइए, कोई भी रोल नंबर इश्यू करती है तो एग्जाम ब्रांच किसी विश्वविद्यालय की करती है। इन्होंने रोल नंबर इश्यू किए, किसी में फोटो गलत है, किसी बच्चे का किसी में नाम गलत है, तो और बच्चा यहाँ एग्जाम ब्रांच में आता है, उसको ठीक करवाए तो उनसे 200 रुपये ऐंठने का काम यहाँ किया जा रहा है। यहाँ पैसे ऐंठने की दुकान इस विश्वविद्यालय ने खोलने का काम किया है। और एक मैं तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज का, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। नई शिक्षा नीति के तहत हम एक विश्वविद्यालय से एक टाइम पे 2 पीजी कर सकते हैं, डिस्टेंस और उससे रेगुलर कोर्सेज से। ये विश्वविद्यालय तो ये कह रहा है कि आप एक बार पीजी कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, सर्टिफिकेट कोर्स चुके हैं, तो आपका एडमिशन देने का काम ये विश्वविद्यालय नहीं करेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इस विश्वविद्यालय ने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का एक डिप्लोमा कोर्स शुरू किया, ऐसे ही हिंदी डिपार्टमेंट का ट्रांसलेशन का डिप्लोमा शुरू किया। वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो बच्चा पीजी हिंदी और साइकोलॉजी उनके लिए रहता है। इनके अनुसार जो बच्चा यहाँ से पीजी कर चुका है उसको ये डिप्लोमा में एडमिशन देंगे। तो ये बताऊं, उनके साथ सरासर गलत करने का काम ये किया गया। ये कहते हैं कि हमने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू करने का काम किया, जब 2 साल पहले इसका सिलेबस की किताबें कहीं नहीं मिली थी तो भी लागू करने का काम किया, और आज ये उससे पीछे हटने का काम ये कर रहे हैं। मेरा तो जो एग्जाम है ना वो डिले हो गया था। जैसे कि डेट शीट में एग्जाम की टाइमिंग थी 9 से 12, ठीक है। फिर जो एडमिट कार्ड दे रखा है इन्होंने, एडमिट कार्ड में 2 से 5 थी, तो हम तो एडमिट कार्ड की मानेगा ना। तो एडमिट कार्ड की मानकर हम 12 बजे या फिर 1 बजे कॉलेज पहुंचे। कॉलेज पहुंचने के बाद पता चला कि एग्जाम हो चुका है और हमारे एब्सेंट लग चुकी है। फिर बाद में हम प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल सर ने कहा कि अपनी एप्लीकेशन लिख कर दे दो। हमने एप्लीकेशन लिख दी। एप्लीकेशन लिखने के बाद हमने ईमेल करवा दी कॉलेज के पास से। कॉलेज के बाद से बोला कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा ऑफिशियल साइट पर। ऑफिशियल साइट पर हमने 2-3 दिन बाद में देखा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर बाद में हम यूनिवर्सिटी भी आए थे 7 तारीख को, 5 तारीख को एग्जाम था, 7 तारीख को हम यूनिवर्सिटी आए। एग्जाम कंट्रोलर के पास गए, एग्जाम कंट्रोलर ने हमें आश्वासन दिया कि आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। आज
आज इतने दिन बीतने के बाद भी कोई समाधान नहीं है, ना फिर ऑफिशियल साइट पे कुछ उसका नोटिफिकेशन आया है। इससे केवल आश्वासन देने से नहीं चलता, बच्चों की भविष्य खराब हो रहे। हमारा फाइनल ईयर है ये। टाइम एडमिट कार्ड में गलत लिखा हुआ था, उसके लिए हमने पहले ही बोला हुआ है, उसका पेपर दोबारा कराएंगे, उसको हम नोटिफाई कल तक कर देंगे। वो लिस्ट बन रही है किस किस बच्चे का छूटा है, जिस बच्चों का छूट गया है वो पेपर दोबारा कराया जाएगा। वो पहले ही बोल चुके हैं, नोटिफाई करा दिया जाएगा। रही बात यूएमसी की बात, इन्होंने यूएमसी की बात कही। यूएमसी की जो हेयरिंग है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के हिसाब से कॉपियाँ चेक होती हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास जाती हैं, वो चेक करके रिपोर्ट आती है, उसके बाद हेयरिंग होती है। वो प्रोसेस ऑन है और उसका हम जल्दी कर रहे हैं, एक्सपीडाइट कर रहे हैं। बोला पहले ही बोला था, दोबारा मैं ये अब सबके सामने बोल रहा हूँ कि यूएमसी की हेयरिंग जल्दी ही करी जाएगी। तीसरा मुद्दा जो इन्होंने एडमिशन से संबंधित बताया, एडमिशन संबंधित मुद्दा, वो मुझे उसका कोई संज्ञान नहीं है। इन्होंने बताया तो मैं भी इंक्वायरी करूँगा, और बाकी इन लोगों से भी यही आग्रह है कि जो कंसर्न टीम है, एडमिशन कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर मयंक किंकर, उनसे संपर्क किया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। इस कॉलेज में बीबीए का वाइवा नहीं हुआ, उन्होंने हमसे एग्जामिनर मांगा था, हमने एग्जामिनर दे दिया। अब एग्जामिनर कोऑर्डिनेट करने का काम जो है इसका कॉलेज का काम होता है, एग्जामिनेशन ब्रांच का कोई काम नहीं है। एग्जामिनेशन ब्रांच में जो मार्क्स आते हैं वो अपडेट करके हम रिजल्ट जारी करते हैं, ठीक है। अब रही बात पेपर में कि वो गलतियां होती हैं, गलतियां क्या हैं मैं आपको बताऊं। वो क्लरिकल मिस्टेक कॉलेज की तरफ से हो रही हैं। बहुत सारी चिट्ठी आई हुई हैं, पेपर मान लो बच्चे का कुछ है, भर कुछ दिया फॉर्म में, अभी भी 5 एप्लीकेशन आई हुई हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि क्लरिकल मिस्टेक की वजह से हम बच्चों का एडमिट कार्ड सही से जनरेट नहीं कर पाए। एक फॉर्म भरने में गलतियां होती हैं, उसको हम कोशिश करते हैं 24/7 काम करके उसको ठीक किया जाए, जिससे बच्चों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, और वो कर भी रहे हैं। और कॉलेज को भी पेनलाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आगे फ्यूचर में किसी भी तरह की गलती। खेल व खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर के निर्देशानुसार बुधवार से स्थानीय बीम स्टेडियम में 2 दिवसीय प्री सुब्रतो स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन का शुभारंभ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में जिला भर से लड़कों की अंडर 14 आयु वर्ग में 5 टीमें तथा अंडर 17 लड़कों में 8 टीमों ने भाग लिया। इसमें गांव अलकपुरा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से लड़कियों की एक टीम ने प्रतियोगिता में हिस्सेदारी दिखाई। प्रतियोगिता के पहले दिन का शुभारंभ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने किया। प्रतियोगिता का आयोजन डीपी राजेश ढांडा की देखरेख में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीटीआई वीरेंद्र घनघस ने की। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका पवन फोगाट, सुरेंद्र डीपी जमालपुर, गोवर्धन शर्मा बरसी, अमित सांगवान डीपी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राम भक्त पीटीआई, ओमवीर पीटीआई ने निभाई। इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए DEEO संतोष नागर ने कहा कि विद्यार्थियों को बचपन से ही शिक्षा के साथ साथ खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेल से शारीरिक व बौद्धिक विकास होता है, जिसके दम पर विद्यार्थी अपना भविष्य स्वर्णिम बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश का सीना विश्व भर में चौड़ा करने का काम किया है और वे सभी खिलाड़ियों ऐसी ही प्रतियोगिताओं से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ साथ कोई ना कोई खेल अवश्य खेलें। हमने इस सुप्रोटो फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। ये अंडर 14 और 16 के बच्चे खेल रहे हैं, 17 के, और अलग अलग स्कूलों से टीमें आई हुई हैं, और जो टीम यहाँ से जीतेगी वो स्टेट लेवल में खेलेगी, एक ही स्कूल की टीम। और जो जैसे मैंने देखा बच्चों में बहुत जोश था, और बहुत सभी टीमें आई हुई थी, सभी के पीटीआई, और बहुत बढ़िया इन बच्चों का प्रदर्शन है। और 2 दिन की प्रतियोगिता है। तो टूर्नामेंट 19 जुलाई से 20 जुलाई तक चलेगा, जिसमें अंडर 14 बॉयज़, अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसमें 7 टीम तो अंडर 17 की आई हैं और 5 टीम अंडर 14 बॉयज़ की, 1 टीम गर्ल्स की आई है। कै दिन चलेगी प्रतियोगिता? ये प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी, 19 और 20 को। ये जो टीम जीतेगी इसके बाद में कहाँ खेलने के लिए जाएगी, कब होगी प्रतियोगिता? ये
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता फतेहाबाद में होगी, जिसकी डेट अभी आनी बाकी है, क्योंकि डेट आ गई थी लेकिन वहाँ 4-5 डिस्ट्रिक्टों में फ्लड की वजह से डेट पोस्टपोन कर दी। डेट कभी भी आ सकती है। शहीदों को सम्मान देने एवं युवा पीढ़ी को शहीदों के बलिदान एवं संघर्ष के वीर गाथा से अवगत करवाने के उद्देश्य से श्री धमान खाप 12 एवं राष्ट्रीय वीर एकलव्य वाहिनी ने संयुक्त रूप से अनूठा कार्यक्रम किया। इसके तहत हरिद्वार से लाए गए 111 लीटर गंगाजल से खाप के अंतर्गत आने वाले 12 गांवों के 17 शहीदों की प्रतिमाओं को गंगा जल से स्नान करवाकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार गांव कलिंगा से सुबह हवन यज्ञ से की गई, जिसके बाद कार्यक्रम का समापन गांव सीसर में किया गया। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए श्री धमान खाप 12 के प्रधान ऋषिपाल किलंगा व राष्ट्रीय वीर एकलव्य कल्याण वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कपूर लडवाल ने कहा कि उनके इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी के मन में शहीदों के प्रति सम्मान के भाव पैदा करना था, ताकि आने वाली पीढ़ियों शहीदों के त्याग व बलिदान से रूबरू करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज भारत देश शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की बदौलत ही खुली हवा में सांस ले रहा है तथा प्रत्येक देशवासी पर शहीदों का कर्ज है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम शहीदों के प्रति सम्मान के भाव को जागृत रखें। कार्यक्रम के दौरान शहीद परिजनों को सम्मानित भी किया गया। गाँव कलंगा ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया है। ये कार्यक्रम दामान खाप और हमारी एक एकलव्य समिति है, इनने मिलकर के हमने इस कार्य को किया है ताकि भाई हमारे आने वाले बच्चे और नौजवान वो भी कुछ शिक्षा ले कि हमारे जो बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं हमारे देश के लिए, तो हमें उन पर गर्व है और ऐसा होना भी चाहिए। और उनको जो है ये श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है, जिससे आगे आने वाले समय में हमारे नौजवान साथी और हमारे खाप के सदस्य और बुजुर्ग सभी इसके साथ जुड़ेंगे और इनका जो सम्मान है वो हर साल मनाने की प्रथा को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा है ये तो मतलब हो सकता है कई बार दिमाग में नहीं आता, अब हमारा आया है तो हम ये प्रोग्राम अपने यहाँ करेंगे खाप में, तो और जो खापे इनको देखेंगे तो वह भी आगे से ये कार्यक्रम ज़रूर ही आगे बढ़ाएंगे। वह है और इसमें काफ़ी आदमी जुड़े हैं और आगे आने वाले समय में भी बच्चे नौजवान बूढ़े सभी हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे और हमारे शहीदों का सम्मान करेंगे। और ये हमारा फ़र्ज भी बनता है कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वो हमारे भाई हैं, चाचा है, जो भी है, लेकिन हम उनके खून से संबंधित हैं, इसलिए हमें शहीद कोई भी हो तो उसके लिए हमने जो है ना सम्मान करना चाहिए। ऐसा है समाज भी मतलब जो है ना समाज हमारे साथ मिलकर चलेगा और इनको आगे बढ़ाएगा तो सभी में जागृति आएगी और सभी जितने भी लोग हमारे वे सभी मिलकर के आगे शहीदों का सम्मान आगे बढ़ाते रहे। आम जनता को यही संदेश देते हैं कि हम यहाँ पर इनकी बदौलत सुरक्षित बैठे हैं। वो हमारे बॉर्डर पर रक्षा करते हैं पहाड़ों पर, बर्फ़ों में, और उनके काम पर ही हम यहाँ पर जीवित हैं, नहीं तो हमें यहाँ कौन रहने देगा। जी सर, क्या नाम है आपका? पवन नाम है जी सर, हर 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे हर फंक्शन में होना चाहिए साहब जी। नहीं चाहिए साहब, हमारे और नए लड़के मिलिट्री में जाएं, देश की सेवा कर सकें। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बस हमारे एमएलए साहब आए थे, शहीद गजेंद्र हुए थे, जब उन्होंने कॉलेज की घोषणा करी थी। हमारे यहाँ गाँव में लड़कियों का कॉलेज नहीं है, हमारे गाँव में लड़कियों का कॉलेज नहीं है। उसके नाम के एमएलए साहब ने बोला था शहीद गजेंद्र के नाम से कॉलेज बनेगा गांव खरकला में। तो क्या अभी तक वो अभी कुछ नहीं हुआ साहब। राष्ट्रीय वीर एकलव्य कल्याण वाहिनी के संस्थापक अध्यक्ष क्या है, ये दामान खाप के 12 गांव आते हैं और दामान खाप के और राष्ट्रीय वीर एकलव्य कल्याण वाहिनी ने दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को बनाने का और इसको मान लो शहीदों को नमन करने का, एक झंडा लगाने का, पौधारोपण करने का एक संकल्प लिया हमें। तो इस संकल्प को हम आगे बढ़ाते हुए आगे दूसरी जो संस्थाएं हैं उनको भी हम ये कहेंगे भाई आपके जितने भी अपने शहीद हैं उनको भी इस प्रकार से नमन करने का आप वो प्रयास करें। तो उसका ये कि जो अपने जो सैनिक हैं जो एक बलिदान दे देते हैं उनको भी इस टाइम में उनको हमें नमन जरूर करना चाहिए। इसी कारण हमें सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, आम नागरिक सुरक्षित हैं। तो इसीलिए है ना हमें इस प्रकार से सैनिकों को नमन करके उसको झंडा लगा के फूल मालाओं से उसे गंगा जल स्नान करके इस शुभ अवसर पर उनका मान सम्मान करना चाहिए।
मैं दामाण खाप पंचायत संस्था का सेक्रेटरी हूँ और इस सावन के पवित्र मास में हमारी दामाण खाप और वीर कल्याण वाहिनी की दोनों ने मिलकर के शहीदों के सम्मान में गंगा जल से जलाभिषेक, माल्यार्पण और तिरंगा झंडा और एक पौधारोपण का प्रोग्राम मिलजुल के हमने किया है। गिना जाता है जी, इसमें व्रत भगवान शिव की पूजा होती है, इसीलिए इसको हमने मिलजुल के यही फैसला किया कि ये दिन ठीक रहेगा। ये एक परंपरा डालते हैं हम, आगे इसके आगे हर साल ये प्रोग्राम होता रहे, शहीदों की याद करते रहें। इन्हीं की वजह से आज हम सुख चैन से सो रहे हैं। सीमाओं पे बर्फ़ में गर्मी सर्दी उसका परवाह न करते हुए हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, तो इतना तो हम इनके लिए कर ही सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आना चाहिए और इससे ये अच्छा संदेश जाएगा आज से ही, आगे अगली बार से और लोग ज़्यादा जुड़ेंगे और बड़ी धूमधाम से शहीदों की सम्मान के लिए हम एक आशा है ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। हमारे इस समय बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।